हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था। प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका है चौथा। 4 प्रैक्टिस सेट नंबर है, वो भी जीके जीएस का है। इससे पहले चौथा नंबर का हिंदी का आ चुका है और सभी का भी आ चुका है, 1 से 4 तक आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी ज़रूर कर ले, ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। किसी भी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट का विश्लेषण भी आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में सामान्य जीके का 25 प्रश्न है। उसमें देखिएगा क्या प्रश्न सब है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्टकृत अभिकरण नहीं है, पूछा गया है। कौन नहीं है? तो विश्व डाक संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो कौन इसमें से जो है संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्टीकृत अभिकरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन नहीं है? संयुक्त राष्ट्र बाल निधि जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्टीकृत अभिकरण नहीं है। और बात कर ले संयुक्त राष्ट्र संघ की, अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ही महासभा आता है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही महासभा, सुरक्षा परिषद और देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सब जो है आता है किसके अंदर? सब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में। तो याद रखिएगा। और एक बात और देख लेते हैं कि यही यूएनओ के महानिर्देशक अभी वर्तमान में कौन है, ये भी आप इसके साथ ही याद करके रख सकते हैं। ऐसे मैं आगे बता दूंगा कि क्या है, ये सब के बारे में भी बताऊंगा। करेंट अफेयर का ऐसे प्रश्न है। देखिए अगला 27 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसमें होता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करने में सुरक्षा परिषद का, महासभा का, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों का, और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का किसका होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होता है उसका नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इनका सही आंसर हो जाता है। देखिए अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आता है, आप याद करिएगा, इसको नोट करके रख लीजिए कि विश्व का पूछेगा कि लघु संसद किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, विश्व का लघु संसद कहा जाता है महासभा को। ये जो महासभा है इसी को कहा जाता है विश्व की लघु संसद। और एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो आप बताइएगा, क्या बताइए? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग होता है सुरक्षा परिषद। याद रखिएगा, ये सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें 28 प्रश्न क्या कह रहा है। 28 कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास होता है, ये पूछा गया है। केवल उच्चतम न्यायालय के पास होता है, सभी न्यायालयों के पास होता है, या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है, या किसी न्यायालय को नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है, यानी कि इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। एक फ्रेंड यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये न्यायिक पुनरावलोकन की बात हुई है, तो न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है, ये आप बताइएगा। तो इसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त अमेरिका जो है उससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा को धन विधेयक रोकने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ 14 दिन तक के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए एक इसमें हमें पहले ये जान लीजिए कि धन विधेयक क्या होता है, ये जानकारी आपको जरूरी है। तो धन विधेयक क्या होता है? संसद में राजस्व एकत्र जो किया जाता है अथवा अन्य प्रकार से जो धन से संबंधित विधेयक जो होता है वही उसी को ही धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक देखिए लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ये याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30। देखिए दी यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं?
दी यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य है? तो इसमें 27 सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बॉल पेन में किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? श्यानता के सिद्धांत पर, बॉयल का नियम के सिद्धांत पर, या गुरुत्वीय बल के, या पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर जो है ये काम करता है, गुरुत्वीय बल के। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या कर रहा है 32 क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है एक आदमी जो है वो 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता है। 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता है, वह किस रोग से ग्रसित है? यानी 10 मीटर से 11 मीटर की दूरी अगर देखने के लिए बोला जाए तो वो नहीं देख पाएगा। तो वह किस रोग से ग्रसित है ये बताना है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, मोतियाबिंद, या दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए 10 मीटर से अधिक की दूरी नहीं देख सकता है, तो इसीलिए इसमें को कौन सा हाथी कहा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको दूर दृष्टि, या फ्रेंड्स मोतियाबिंद का शिकार इसे कहा जाएगा। 10 मीटर से दूर नहीं देख सकता है तो ये जो है मोतियाबिंद के शिकार है। तो मोतियाबिंद है, तो इससे जो देखिए, अगर अब हम बात करें कि दूर दृष्टि के पहले बारे में बात समझ लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया जो कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया उसके बारे में जान लेते हैं। दूर दृष्टि तो दूर दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है। यानी कि जोन दोष होता है, जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर की दृष्टि दिखाई देगा। सुरा इसमें यही होता है कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर के दिखाई देगा, नज़दीक के नहीं दिखाई देता है। और वही अगर निकट दृष्टि दोष की बात कीजिएगा मायोपिया के बारे में, तो इससे ग्रसित व्यक्तियों को जो है नज़दीक के वस्तु या निकट दृष्टि दोष है तो नज़दीक के चीज़ दिखाई देगा, निकट के चीज़ दिखाई देगा, दूर के चीज़ नहीं दिखाई देगा। यही रोग होता है। तो आप जान लीजिएगा कि अब आपको कभी गलत नहीं हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर को दृष्टि दिखाई देता है और नज़दीक को नहीं दिखाई देता, और निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट के ही दिखाई देता है और दूर के नहीं दिखाई देता। इस तरह से होता है, बराबर क्वेश्चन में आता रहता है। तो आप जान लीजिएगा 10 मीटर से दूर साफ नहीं दिखता है तो उसे मोतियाबिंद हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 33 कह रहा है उष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? आमीटर का, हाइड्रोमीटर का, या वोल्टमीटर का, या थर्मोकपल का? ये पूछा गया उष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो देखिए इसको बदलने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। उष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगर बात कर ले आमीटर के बारे में, तो आमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। अब वोल्ट मीटर तो आप जानते ही है, वोल्ट मापन करता है। और हाइड्रोमीटर की बात किया जाए तो हाइड्रोमीटर का क्या है काम? जल की अपेक्षित घनत्व जो होता है उसका मापन करता है। और थर्मोकपल का क्या काम होता है? यह जो है ताप से वैद्युत बनाता है। तो आप सबके बारे में जान गए होगा। आमीटर विद्युत धारा का मापन, हाइड्रोमीटर जल की अपेक्षित घनत्व मापता है, थर्मोकपल ये आपको हो जाएगा ताप से विद्युत बनाता है, और आमीटर के बारे में तो बता चुके, विद्युत धारा का मापन करता है, और वोल्ट मीटर वोल्ट मापन करता है। तो आप सभी के बारे में जान गए होइएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। 34 क्वेश्चन में कहता है प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो, घनत्व अधिक हो। तो प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देता है कब? जब क्षेत्रफल कम होता है, परावर्तन पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती है? मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है, लौट जाती है। तो देखिए जब ये ध्वनि जो अपने मार्ग में रुकावट आता है, ध्वनि के मार्ग में जब रुकावट आता है तो वो जो है मुड़ जाता है। ऐसे कोई भी चीज़ के जो मार्ग में रुकावट हो तो वो क्या करेगा? मुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए अब 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 36 कह रहा है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्तियों की आंखों का रंग निश्चित करता है? स्वच्छ पंडल या कॉर्निया जिसे कहा जाता है, रंजिता पटल, कोरोइड, देखिए कोरोइड, और परितालिका आइरिस, कच्चा का यानी विट्रियस पिंड। क्या कहा जाता है? आँख का वह भाग जिसमें वर्णिक होता है जो किसी व्यक्तियों की आंखों का रंग निश्चित करता है कि कौन सा रंग के कारण निश्चित करता है रंग, यानी कि कैसा क्या रंग है वो निर्धारित जो करता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो उसको क्या कहते हैं जो करता है ये काम? उसको कहते हैं हम रंजित पटल यानी कि कोरोइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है 37 क्वेश्चन नंबर, हापुड़, देखिए हापुड़ आम का मूल
स्थान कौन सा है? हापुस हापुस है, सॉरी हापुस है। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा, ये पूछा गया है। तो इसका जो है बनारस जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कीमत कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? यानी इसकी एक विशेषता है, किसकी विशेषता? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स पहले हम जानेंगे इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था क्या होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, और सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या होता है, सभी के बारे में हम इसमें जान लेंगे। तो पहले हम इसके आंसर की बात कर लेंगे कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो ये है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। हम बात कर लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है जिसका पूरा नियंत्रण जो होता है निजी व्यक्ति के पास होता है। यानी निजी व्यक्ति कोई भी हो, जैसे कोई कंपनी हो, उसके पास, किसी उस कंपनी का मालिक के पास हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वही बात कर ले वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के बारे में जान लीजिए। तो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था क्या कहता है? लेन देन की ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दिया जाए। यानी कि आम हम उसको दिए तो वो भी हमको आम लौटाए, वस्तु विनिमय उसी को कहा जाता है सिंपल भाषा में। वही बात कर ले मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें निजी एवं सरकारी दोनों का भागीदारी हो, यानी दोनों का सह अस्तित्व हो। निजी और सरकारी दोनों जब मिलता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। वही फ्रेंड्स एक समाजवादी अर्थव्यवस्था छूट रहा है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर पूरा नियंत्रण सरकार का हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस पर ऐसा अर्थव्यवस्था जिस पर नियंत्रण जो है पूरी तरह से सरकार का हो, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं 39 में क्या कह रहा है। 39 कह रहा है भारत के न्यायवादी को श्रवणाधिकार है। ये पूछा गया किसी भी सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। तो इसका सही आंसर जो है वो आपको भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में भारत के न्यायाधीश को श्रवणाधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूल कण, जीवाणु तथा विषाणु, वायरस की संरचना, मानव अमावस्या का भीतरी भाग, और एक है ऑप्शन नंबर डी में मानव नेत्र का भीतरी भाग। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखते हैं? तो जीवाणु तथा विषाणु के, वायरस के, या कहे तो वायरस की संरचना को इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एयर प्रेशर के बारे में कि वायु दाब दर्शाया जाता है समदाब रेखाओं द्वारा, समताप रेखाओं द्वारा, समलवन रेखाओं द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो इसमें देखिए ये समदाब रेखा जो होता है उसके द्वारा जो होता है वायु दाब को दर्शाया जाता है, आइसोबार इसे कहा जाता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। समताप रेखा जो होता है वो समान ताप वाली जगह पर होता है, और समलवन रेखा समान समुद्री लवणता वाले जगह को होता है। तो इसका आंसर जो हो जाता है 41 का ए आपका सही आंसर हो जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इनमें से किसी में अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए सबसे अधिकतम नाइट्रोजन जो है इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होता है यूरिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 43 देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर में वसा का संचयन के लिए पूछा गया है। वसा का संचयन होता है किस में? एपिथेलियल कोशिका में, एडिपोज ऊतक में, एपिडर्मिस में, या यकृत में। तो इसमें पूछा गया मानव शरीर में वसा का संचयन होता है। संचयन होता लिख दिया है, संचयन लिख दिया है, संचयन होता किस में होता है ये पूछा गया है। तो ये होता है एडिपोज ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाता है। 44 की बात करें क्वेश्चन की, तो नए पैदा हुए बच्चों में बीसीजी का टीका किया जाता है पैदा होने के तुरंत बाद, 48 दिन के अंदर में, या 7 दिन के अंदर में, या 6 महीने के अंदर में। जो होता है नया बच्चा जो होता है जन्म लिए हुए उसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कितने समय में ये पूछा गया है यहाँ पे? तो लगाया जाता है 7 दिन के अंदर में ही। नया बच्चा जो जन्म लेता है उसको 7 दिन के अंदर में बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न 45 में कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ना जाने कितना बार पूछा है, हजारों बार, 100 बार ये प्रश्न आ चुका है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है। और आप लोगों को भी ये याद ही हो गया होगा क्योंकि बहुत बार पूछता है। बॉयल के सिद्धांत के अनुसार जो है प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। किसके नियम? बॉयल के सिद्धांत के अनुसार। और दाब बॉयल के सिद्धांत क्या है? वही है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाता है। 46 की बात करें, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है। देखिए तो शिवाजी के गुरु के यहाँ पर नाम पूछा गया है कि क्या है। तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। नोट कीजिएगा, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था रामदास। और यही यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है शिवाजी से कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। पहले आप नोट कीजिएगा शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो शिवाजी का जन्म की बात किया जाए तो 2627 ईस्वी में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। लिख लीजिएगा आप, शिवनेर दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग के समीप, जुन्नार के समीप जो है दुर्ग में हुआ था। वही अगर पूछ ले आपसे शिवाजी के पिता का नाम क्या है, तो शाहजी भोसले थे। पिता का नाम लिख लीजिएगा आप, शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले थे आपके पिताजी का नाम उनके। और माता के अगर नाम पूछे तो जीजाबाई था। जीजाबाई माता के नाम आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि शिवाजी के माता का क्या नाम है, जीजाबाई है। और आध्यात्मिक जो इनके गुरु का नाम था वो रामदास था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है। यानी कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था, ये 47 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है। तो देखिए गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। लेकिन कब हुआ था, तो 1469 में। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ है। तो 1469 ईस्वी में जो है गुरु नानक का जन्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 48 के। अब 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है ये पूछा गया। बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ आप याद रखिएगा कि किससे नहीं है। इसको आप मैप देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। इसे याद करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि मकर रेखा के अलावा ये ऑप्शन प्रश्न में नहीं भी रह सकता है एग्जाम में, दूसरा देश का भी नाम घुसा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो कौन मकर रेखा से जो है पराग्वे गुजरता है, ब्राज़ील भी गुजरता है, अर्जेंटीना भी गुजरता है। यानी सही उत्तर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए बोलीविया इसका सही आंसर हो जाता है। अगर पूछे कि मकर रेखा जो है ये जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये पूछता है कभी कभी प्रश्न में। तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी होता है। अगर पूछे भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कर्क रेखा के बारे में पूछे तो कौन सी नदी है आप बताइए, कमेंट में आप बताइएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। अगर ये पूछे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये बताइए कौन है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कांगो नदी है। चलिए तो आप बताना नहीं भूलिएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप 2 बचा हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। 49 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये पूछा गया है। तो ये जो है आपको नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगर करनाल की बात किया जाए तो करनाल में क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, दूध वाला जो होता है वो। और अगर हैदराबाद की बात किया जाए तो हैदराबाद में क्या है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान है, जीवशाला कहा जाए तो जीव विज्ञान है कोशिका के अध्ययन वाला हैदराबाद में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, और मुंबई में पूछा जाए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, कहाँ, मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लेते हैं 50 क्या कह रहा है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। उस समय आपने पढ़ा था पिछला प्रैक्टिस सेट में गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था। इसमें है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। अधिकांश जानते होइएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। फ्रेंड्स आज आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट नंबर
ये सेट था 4 नंबर ख़त्म हो गया है, जिसमें आपको 25 प्रश्न थे। तो अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है अब 5 आपको कराया जाएगा जीके जीएस का। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि हौसला हम लोगों को भी बढ़ता है। नए प्रैक्टिस सेट लाने में एक नई ऊर्जा आ जाता है कि जो आप लोगों के लिए लाया जाए। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट एक छोटा सा कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में।